देखो अवध ऊर्जा को तो आप सब जानते ही है। संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। उन्होंने अपने शारीरिक सौंदर्य को इतना बना के रखा है, पैदा हुआ लड़का ना प्रपोज कर दे, उनको सबसे बड़ा खतरा यही है। ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है। राजा बनने के लिए क्या जरूरी है? समझदारी। उसामा बिन लादेन, उसको पता था मुझे किससे लड़ना है। उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम। तो इस महान व्यक्ति ने अपने अपार ज्ञान खोदने वाले चक्षु से एक नया तीर निकाला है कि इंडिया में सिविल वॉर होने वाला है और उसके बाद अवध ऊर्जा चाइना भाग जाएंगे, क्योंकि सर की चाइना में अरेंजमेंट्स है। एक क्रांति होने जा रही, भयंकर मारकाट होगी इस देश में। कब? अब तो कभी पॉसिबिलिटीज हैं? मतलब अगला रीजन क्या होगा? भाई इकोनॉमी जिस दिन कोलैप्स की, बैंक्स कोलैप्स किए। अरे रीजन, अगर ये वॉर बढ़ जाए, ईरान इजराइल वाला वॉर बढ़ जाए और सिर्फ गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद हो जाए तो ये दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, भूखा आदमी मरने से पहले मारेगा। जिस दिन खाना बंद हो जाएगा उस दिन क्रांति होगी। मैं तो चीन निकल जाऊंगा, मेरा तो है अपना सारा व्यवस्था। अब जिस तरीके की भाषा अवध ऊर्जा यूज कर रहे हैं, ये या तो डिप्लोमेट यूज करते हैं या स्पाई यूज करते हैं कि यहाँ पर कुछ कूड़ा कबाड़ा हो गया तो मैं दूसरे देश चला जाऊंगा, मेरे कॉन्टेक्ट्स है, हो जाएगा मैंने। पर सर के कॉन्टेक्ट्स तो हमें पता है। पतपड़गंज जैसी सेफ सीट जहाँ पर सिसोदिया पिछले 3 टाइम से एमएलए थे, वो सीट उन्होंने अवध ओझा सर के लिए छोड़ी। तो ओझा सर ने पहले तो उन्हें रोस्ट किया। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे और या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। अबे साले, बिना पिंडी के लोटे। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ, ये किसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। इलेक्शन प्रचार के वक्त भी सर कतई ओवर कॉन्फिडेंस में थे और इलेक्शन में 28,000 वोटों से हारने के बाद सर कहने लगे कि मोदी जी आके मेरे ओपोनेंट के पैर पड़ने लगे, इसलिए मैं हार गया। मोदी जी को डर लग रहा था कि ये आदमी कहीं असेंबली ना चला जाए। और मुझे हराने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को मेरे विरोधी का पैर छूना पड़ा। देख लेना वीडियो जाके। अगर वो पैर नहीं छूते ना तो मैं नहीं हारता, और किसी का नहीं छुआ, और भारत में किसी का नहीं छुआ। तुम आज यूट्यूब पे जाकर डाल के देखना, मेरे विरोधी का 3 बार पैर छुआ प्राइम मिनिस्टर ने कि ये आदमी सदन में नहीं जाना चाहिए। वहां पहुंच गया तो बहुत बवाल काटेगा ये, इतना चिल्लाएगा अंदर बैठ के ये, क्योंकि जब मीटिंग हुई तो ये हुआ कि अगर ये बंदा अंदर ये विकेट के पीछे से बैटिंग करता है। अब देखो, मेरा लिमिटेड नॉलेज तो ये कहता है कि मोदी जी की जितनी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, उनको कहीं भी लगे कि ये आदमी आगे चल के मेरे पार्टी को थ्रेट हो सकता है तो वो उसे पहले ही अपने पार्टी में ले लेते हैं। पर ओझा सर का देखो 2024 से पहले हाल क्या था। 2024 में किसी पार्टी से टिकट मांग रहे थे आप? एकदम मांग रहे थे, भाजपा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से, और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे अमेठी से। हिंदी में एक कहावत है, बिन पेंदे का लोटा, मतलब जो कहीं भी लुढ़क जाता है। तो वैसे ही सर एक तरफ हिंदुत्व के लिए टिकट मांग रहे थे और दूसरी तरफ गंगा जमुनी तहजीब के लिए। अब अगर मोदी जी को लगता कि ये आदमी खतरनाक है तो मोदी जी टिकट दे ही देते, पर इन्हें ना तो मोदी जी ने भाव दिया ना कांग्रेस ने भाव दिया। उनका कहना है कि बहन जी ने उन्हें टिकट दिया। अब इसमें भी कितनी सच्चाई है ये तो वो ही जाने। लेकिन मजेदार बात यह है कि टिकट मुझे एक पार्टी ने ऑफर किया, बहन जी ने ऑफर किया था। मतलब उनका हमेशा सहृदय धन्यवाद। उन्होंने कहा आप फूलपुर से चाहें तो आप वहां से लड़ सकते हैं। अब इसे सर कहते हैं कि मेरी हालत तो श्री कृष्ण जैसे हो गई थी। मेरी स्थिति महाभारत में कृष्ण जैसी थी। मेरा ये था कि जो अपने पाले में बुला लेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अवध ओझा अपने 2% की सिचुएशन को डायरेक्टली ठाकुर जी से कंपेयर कर रहे हैं। मतलब जिन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया, धर्म के कॉस्मिक आर्किटेक्ट है, जो लिटरली पूरा विश्व चलाते हैं, उनके साथ अवध ओझा अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। और वो भी ऐसी स्थिति में जहां पर वो हर पार्टी का दरवाजा खटखटा रहे हैं टिकट के लिए। अब देखो, ओझा सर बड़े ही आदर के साथ में कहूंगा कि ठाकुर जी के श्री अंग से सृष्टि का निर्माण और संचार होता है। वो पतपड़गंज के सीट पे चुनाव नहीं लड़ते। और जब वो गीता जी में निष्काम कर्म की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से आपने उसका मतलब पूरे अलग तरीके से ले लिया है। विदाउट एक्सपेक्टेशन सबसे भीख मांगो, जो हाथ पकड़ ले सो पकड़ ले, इसे निष्काम कर्म नहीं कहते। पर देखो, सर को ज्यादा बोलने का भी कुछ पॉइंट नहीं है, क्योंकि उन्हें सनातन धर्म का उतना ही पता है जितना उन्हें इस्लाम के बारे में पता है। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे। विच हंटिंग, हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम, प्रेम। अब सर को लगता है कि दुनिया में अंधेरा था और इस्लाम आने के बाद उजाला हुआ। हिस्टोरियन के.एस. लाल के हिसाब से इस्लाम ने इतना उजाला किया कि भारत में अंधेरे में रहने वाले 8 करोड़ काफिरों को जेनोसाइड करके मिटा दिया गया। और इस उजाले में सबसे तेजस्वी दौर तो फिर औरंगजेब का ही था, जो कि रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान और बांग्लादेश का है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान, जो कि इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, जिनका पूरा नेशन ही इस्लाम के बेसिस पे बना है, वो तो नेचुरली अंधकार से बाहर होंगे। तो मोदी जी पाकिस्तान में रात में उजाला योजना क्यों चला रहे हैं? और ऐसे ही पूरा इस्लामिक विश्व आपस में ही उजाला फैला रहा है।
खैर हम बात कर रहे थे सर के पॉलिटिक्स की, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से लात खाने के बाद फाइनली इनकी भाग्य की रेखा खुली आपके साथ। और इनकी रेखा खुलने के साथ ही रेखा गुप्ता ही सीएम बन गई, क्योंकि एक पंडित जी ने इनको ये ऑलरेडी कहा था। काशी का एक पंडित हमारा हाथ देखा, बोला कि तुम्हारे हाथ में कंस्ट्रक्शन का लाइन नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्शन का 4 गो लाइन है। तो हम किसी का बना तो नहीं सकते, लेकिन मिटा जरूर नहीं। और ऐसे ही अवध ओझा सर आम आदमी पार्टी को धुआं धुआं करके निकल लिए, और सिर्फ निकल नहीं लिए, संन्यास ही ले लिया। जबकि इलेक्शन के दौरान सर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, वो तो आपके साथ जीने मरने की बात तक कर रहे थे। तो मतलब आजीवन आप के रहोगे? आप कहीं रहेंगे आजीवन? आजीवन सोशल मीडिया बहुत अभी पुराना वाला सब निकालते, ये भी निकालेंगे लोग। और सिर्फ कसम ही नहीं खाई, उन्होंने कहा कि मोदी जी अगर अवध ओझा को पीएम भी बना दे तो वो पीएम की कुर्सी को लात मार के आपके साथ ही रहेंगे। और एक इलेक्शन हारा नहीं और सर ने राजनीति छोड़ दी, जबकि इनका पूरा करियर मोटिवेशन पे टिका है। यूपीएससी के स्टूडेंट को सर कहते हैं कि जब तक आईएएस ना बन जाओ तब तक लगे रहो, भले 10 साल ही क्यों ना लग जाए। राजा बनने के लिए क्या जरूरी है? समझदारी। और यहाँ पे तो एक इलेक्शन में ही। बट आई गेट हिज लॉजिक। देखो, संसद की एक मर्यादा होती है, और आज नहीं तो कल तो सर चुनाव जीत ही जाते और उन्हें फिर कपड़ों में घूमना पड़ता। पर सर को तो आदत है कच्चे में रहने की। अरे वो गुंडा है एक नंबर का। तो वो मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट आईएएस में। वो हमारे बैच में था। वो ऑनलाइन जनवरी से मार्च तक उन्होंने कुछ तो ऐसे किया होगा। 2 महीने उसकी क्लास रही। वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है, वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था सर। यस, जब मैंने कंप्लेन करी है तो वो हंस के टाल देते हैं। उनका कोई ईमान नहीं है, वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं। अब देखो, कच्चे का तो मुझे पता नहीं, पर सेक्स का तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ, क्योंकि अपने यूट्यूब चैनल पर भी सर ऐसी ही बातें करते हैं। प्रेम के मामले में स्त्री बहुत स्मार्ट है। अभी सीमा आनंद जी है, वो तो छा गई इंटरनेट पे एकदम सेक्स के बारे में चर्चा कर। 63 इयर्स की है और बोली कि एक 15 साल का लड़का मुझे प्रपोज कर दिया। किया होगा, माना जा सकता है। ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है। लोग ब्लू फिल्में देखे, कोई हाथ ही नहीं उठाता, मैं उठाता हूँ फाइनली। अब कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। भारत नंबर 1 पे है। तो जब भैया मैं किताब पढ़ूं 10 पढ़ जाऊं एक दिन में, ऐसी कोई दवा कोई नहीं खोज रहा है। सब सेक्स की दवा खोज। सर मेरे हिसाब से तो आप चाइना की जगह अमेरिका चले जाओ, वो नॉटी भी है आपकी तरह। अब देखो, कच्चा पहन के कोचिंग कराने वाले और हमेशा सेक्स की बात करने वाले सर का दिमाग कैसा हो सकता है, ये तो आप जान ही रहे हैं। तो जब सर को पूछा गया कि अच्छा नेता मोदी है या राहुल गांधी, तो देखो सर ने क्या जवाब दिया। बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। अच्छा, पर ऐसे क्यों सर? आता उसका प्री निकल जाता है और राहुल जी का 99 पे प्री निकल गया है। 29 में मेंस और 34 में इंटरव्यू प्रधानमंत्री। अरे बाप रे, सर का बस चले तो ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज दे दे, पाकिस्तान का लोन सैंक्शन करवा दे और चाइना में डेमोक्रेसी ले आए। मैं तो सर को ये कह रहा हूँ कि आप चाइना जाए, वहाँ पे शी जिनपिंग को हटाकर आप वहाँ के डेमोक्रेट लीडर बन के वहाँ पे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करें। क्योंकि देखो, जितना सर कन्विंस्ड है राहुल गांधी के पीएम बनने के लिए, उतना तो राहुल गांधी खुद कन्विंस नहीं है। कल ही साहब ने स्टेटमेंट दिया कि अमेरिका को ईरान से तेल लेने के लिए अमेरिका की परमिशन लेनी पड़ती है। अमेरिका कैनॉट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, ईरान, इराक before taking permission from America. अरे भाई, खुद से ही परमिशन लेने के लिए अमेरिका कोई नेहरू जी थोड़ी है कि खुद की परमिशन लेके खुद को भारत रत्न के लिए रेकमेंड करो और फिर खुद ही खुद को मेडल पहनवा लो। और ना ही अमेरिका राहुल गांधी है कि हर बार चुनाव हारने के बाद रेजिग्नेशन दो, वो रेजिग्नेशन अप्रूवल के लिए खुद के पास ही आए, फिर खुद ही उसको रिव्यू करो और खुद ही खुद का एप्लीकेशन डिसअप्रूव कर दो। पर देखो, ओझा सर जैसे आदमी से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो आदमी केजरीवाल जैसे की तुलना विष्णु भगवान से कर दे। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार हैं वो। जो खुद को चाणक्य समझे और जो मोदी जी का कंपैरिजन मोहम्मद घोरी से कर दे। संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का। मोदी डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी चैप्टर से खत्म हो गया है, तो कोई तो डायनेस्टी पढ़ेंगे हम लोग। कोई बात नहीं भाई, मोहम्मद गौरी के भी कोई संतान नहीं थे, जो कमांडर्स थे वही उसके बच्चे थे। उनसे तो मैं कहूंगा कि सर प्लीज आप सिविल वॉर का वेट मत कीजिए, आज ही अपना बैग उठाइए और चाइना निकल लीजिए। तो ये था आज का वीडियो गाइज। आपको अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।